हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने देखे थे कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। तो थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम थे आपके। फर्स्ट था आपका कार्टेशियन, सेकंड था आपका सिलेंड्रिकल और थर्ड था स्फेरिकल। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज में देख ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लाइन, सरफेस और वॉल्यूम देखते हैं हम यहाँ पर। इन तीनों चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। तो जब लाइन आपकी होगी वो वेक्टर की तरह कब बिहेव करेगी, सरफेस होगा वो वेक्टर की तरह कब होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो कब होगा। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन एज अ वेक्टर। लाइन आपकी एज अ वेक्टर कब बिहेव करेगी, ये मान के चलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेते हैं। तो ये हो गया आपका वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस। अब जो लाइन होगी वो आपकी वेक्टर की तरह कब होगी, इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन इन विच लेंथ पैरामीटर इज इंक्रीज। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा लाइन की लेंथ के इक्वल। तो मान के चलिए एक्स डायरेक्शन में हम लाइन इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, इसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स इसकी लेंथ हो गई। और पैरामीटर हो रहा है आपका एक्स की डायरेक्शन में इंक्रीज। तो एक्स की डायरेक्शन में पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए एक्स। मान के चलिए वाई की डायरेक्शन में आपका पैरामीटर इंक्रीज होता तो उसकी डायरेक्शन हो जाती है आपकी ए वाई और उसकी लेंथ हो जाती है यहां से यहां तक की डी वाई। तो लाइन आपकी वेक्टर की तरह कब होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स लेंथ, मतलब जितनी लेंथ है उतना मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इन विच लेंथ पैरामीटर इज इंक्रीज। तो लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर मान के चलिए केवल x के लिए है तो dx हो गई इसकी लाइन की लेंथ और ax हो गई इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसका पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है। मान के चलिए केवल ए वाई डायरेक्शन है तो डी वाई हो जाएगी उसकी लेंथ यहां से यहां तक की और ए वाई हो जाती है उसकी डायरेक्शन। और मान के चलिए जेड डायरेक्शन में होती तो डी जेड लेंथ और ए जेड उसकी डायरेक्शन। तो लाइन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। ये तो हुई बात अपनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो अभी हम पहले एक एक करके लाइन, सरफेस और वॉल्यूम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लेते हैं। उसके बाद फिर सिलेंड्रिकल में और फिर स्फेरिकल में उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। तो सरफेस एज अ वेक्टर की बात करें, ये लाइन की बात होगी। अब सरफेस की तरह कब होगा आपका, मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स एरिया एंड डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। सरफेस आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका कोई सरफेस होगा तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स एरिया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या था, जितनी लाइन की लेंथ थी, लेंथ यहाँ पर dx थी तो dx उसका मैग्नीट्यूड, और x डायरेक्शन में पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है तो यूनिट की जो डायरेक्शन थी वो ax हो जाती है। अब सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स एरिया, मान के चलिए इसका a है और ये b है तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, a इंटू बी। मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स एरिया एंड डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन होगी इसकी नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये हम अभी आगे देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये मान के चलिए आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन ये है, और जेड आप एज्यूम कर सकते हैं कि आउटवर्ड आपके साइड अपकमिंग डायरेक्शन है जेड की। तो इसमें x कांस्टेंट ले लेते हैं। मान के चलिए x इक्वल्स टू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आपने फिक्स कर दिया x को, तो ये आपका रिप्रेजेंट करने लगेगा क्या, एक प्लेन। प्लेन रिप्रेजेंट करने लगेगा जो पैरेलल होगा आपका किसके, वाई जेड प्लेन के, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी कितनी, नॉर्मल होती है, डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। तो इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, ये वाली नॉर्मल डायरेक्शन होगी, ये वाली। तो ये डायरेक्शन है आपकी कौन सी, ए एक्स। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए एक्स। और एरिया आपका क्या होता है, जितना कि प्लेन का या सरफेस का एरिया होगा। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ए वाई और ए जेड कंपोनेंट जो होंगे वो होंगे टेंजेंशियल टू द सरफेस, और ए एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर आपकी z जो पैरामीटर था ये अपकमिंग था, x इस साइड था और y इस साइड था। इसको हमने रोटेट करके इस तरीके से कुछ डिनोट किया कि आपको जो ये प्लेन है ये आपको इस वाले व्यू से देखने लगे। तो इस वाले व्यू से जब आप देखेंगे इस प्लेन को तो आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो y आपकी एक्सेस यहाँ पर हो गई, x आपकी अपकमिंग
डायरेक्शन में है और z आपकी इस डायरेक्शन में है। तो जो सरफेस है आपका जो प्लेन था उसका हमें एरिया पता चल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये है कितनी dy y की डायरेक्शन में और ये है डिस्टेंस कितनी dz। तो सरफेस को आप वेक्टर की तरह कैसे लिखते हैं, एरिया इन विच पैरामीटर इंक्रीज। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा dy इंटू डी जेड। तो dy इंटू डी जेड और डायरेक्शन ax क्यों, क्योंकि ये प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में है, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में है तो ax हो गई। तो ये हुई ax की साइड में बात। अब मान के चलिए आपने y पे कोई प्लेन फिक्स कर दिया, y के लिए आपने कोई प्लेन फिक्स कर दिया तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी ये, मतलब ए वाई आपकी डायरेक्शन हो जाएगी और इसका एरिया कितना होगा डी जेड इंटू डी एक्स। ऐसी जेड के लिए आपकी हो जाएगी, जेड की डायरेक्शन हो जाएगी ए जेड और एरिया जो होगा प्लेन का या सरफेस का वो कितना होगा डी एक्स इंटू डी वाई। तो सरफेस को आप एज अ वेक्टर लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल्स टू डी वाई डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स, dz dx in the direction of ay और dx dy in the direction of az। तो ये हुआ आपका सरफेस एज अ वेक्टर। लाइन या सरफेस को हम वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अब यूनिट डायरेक्शन है, लाइन में भी यूनिट डायरेक्शन थी और सरफेस में भी इसकी डायरेक्शन है, ax है ay है और az है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका एज अ बिहेव करता है एक स्केलर की तरह, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है जैसे कि लाइन में थी और सरफेस में थी आपकी। तो वॉल्यूम एज अ स्केलर कब होगा, इट हैज नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सो इट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इन ऑल दीज डायरेक्शन। इसमें कोई आपका मैग्नीट्यूड या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्केलर। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं आप स्केलर बोलते हैं। और सिंपल आपका dv इक्वल्स टू हो जाएगा dx, x की डायरेक्शन में जो लेंथ है, dy y की डायरेक्शन में और dz, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो dx इंटू dy इंटू dz हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये हमने देखा लाइन एज अ वेक्टर, सरफेस एज अ वेक्टर और वॉल्यूम एज अ स्केलर। तो ये तीनों चीजें हमने देखी अभी कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब इन तीनों को लाइन, सरफेस और वॉल्यूम को हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको याद रखना है कि पैरामीटर जो होगा, पैरामीटर होगा ये मान के चलिए आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स वाई जेड और रो फाई जेड ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरामीटर थे और आर थीटा और फाई आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर थे। तो ये कार्टेशियन, ये सिलेंड्रिकल और ये स्फेरिकल। तो इन पैरामीटर को हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करने वाले हैं, यू वी और डब्ल्यू। यू वी और डब्ल्यू तीनों रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए और स्फेरिकल के लिए। अब इसमें एक चीज और आती है आपकी जो स्केलिंग फैक्टर होता है। स्केलिंग फैक्टर यहाँ पर H1 H2 और H3 से इनको डिनोट करते हैं, यहाँ पर H1 H2 और H3। तो जो स्केलिंग फैक्टर होगा आपका कार्टेशियन के लिए वो होगा 1 1 1, मतलब H1 H2 H3 तीनों की वैल्यू 1 होगी। और सिलेंड्रिकल के लिए जो स्केलिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 रो और 1, और स्फेरिकल के लिए जो स्केलिंग फैक्टर होगा वो होगा आपका 1 r और r sin थीटा। तो इनको एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर H1 H2 और H3 के फॉर्म में। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी ये पैरामीटर याद रख के कि लाइन, सरफेस और वॉल्यूम को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से डिनोट करना है। तो अभी हमने ये देखे थे केवल कार्टेशियन सिस्टम के लिए। अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए किस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इनका होगा, लाइन एज अ वेक्टर, सरफेस एज अ वेक्टर और वॉल्यूम एज अ स्केलर। तो डीएल से उसको डिनोट करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका स्केलिंग फैक्टर H1 और du था आपका क्या, लाइन को आप क्या बता रहे थे, जैसे कि उसका मैग्नीट्यूड था। तो यहाँ पर जैसे आपका कार्टेशियन की बात करें तो dx उसका मैग्नीट्यूड था और ax उसकी डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन में पैरामीटर इंक्रीज हो रहा था। तो ऐसे यहाँ पर H2 स्केलिंग फैक्टर और dv को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर dy और ay, मतलब x y z रो फाई z और r थीटा फाई को हमने u v और w से डिनोट किया। और स्केलिंग फैक्टर H1 H2 और H3। इसमें जब आप H1 या du की वैल्यू पुट करेंगे और इसको कार्टेशियन के लिए लिखेंगे तो आपका आ जाएगा dx ax प्लस dy ay प्लस dz az। तो ये हो गया आपका लाइन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप ये स्केलिंग फैक्टर रखेंगे उसका और du dv और dw की वैल्यू पुट करेंगे। तो मान के चलिए लाइन को अपन को रिप्रेजेंट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट कैसे करेंगे, H1 मतलब स्केल जो था सिलेंड्रिकल में वो स्केलर पैरामीटर थे 1 रो और 1,
1 रो और 1, तो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और ये हो जाएगा आपका D रो और ये हो जाएगा आपका A रो प्लस H2। अब H2 कितना हो जाएगा आपका रो स्केलिंग पैरामीटर, और DV हो जाएगा आपका कितना D5 A5 रो 5, और H3 आपका कितना है 1 है, तो 1 इंटू DW मतलब रो हो गया 5 हो गया और Z, तो DZAZ। तो इस तरीके से आपने ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से आप स्फेरिकल को डिनोट कर सकते हैं। स्फेरिकल में आपके केवल चेंज क्या हो जाएंगे, पैरामीटर जो स्केलिंग फैक्टर है वो 1 है, फिर R है और R sin थीटा है। तो जैसे हमने सिलेंड्रिकल में डिनोट किया वैसे ही आप स्फेरिकल में इसको डिनोट कर सकते हैं। अब सरफेस एज अ वेक्टर हमें निकालना है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, H2 इंटू H3 DV DW AU प्लस H3 H1 DW DU AV प्लस H1 H2 DU DV AW। इनमें आप स्केलिंग पैरामीटर की वैल्यू अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पुट करेंगे तो सरफेस एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम एज अ वेक्टर कैसे लिखेंगे आप, इसमें dv इज इक्वल्स टू H1 H2 H3 ये हो गया स्केलिंग पैरामीटर इंटू du dv और dw। तो जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको डिनोट करना है उसके लिए आप ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रख के डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसके हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारी चीज़ें आपको इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड D इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है D क्या गिवन है, एक्स वाई AX प्लस YZ AY प्लस XZ AZ। तो सबसे पहले तो हम इनकी कोऑर्डिनेट सिस्टम पता कर लेते हैं। ये आपको सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में D की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। अब वैल्यू कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 प्लेन से आपका कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ आपको x की लिमिट गिवन है 0 से 4 और z की लिमिट गिवन है 0 to 2। तो सिंपल हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है इस प्लेन से y इक्वल्स टू 2 प्लेन से। तो सबसे पहले गिवन है आपको d की वैल्यू, तो d की वैल्यू आपने यहाँ पर लिख ली एक्स वाई AX YZ AY प्लस ZX AZ, और हमें फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फाई के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds। जो गॉस लॉ था, गॉस लॉ आपका क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds इज इक्वल्स टू साई e टोटल या इज इक्वल्स टू q। तो ये था आपका गॉस लॉ, और ये आपका क्या है, नॉन गॉस लॉ। तो आपको फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक क्लोज सरफेस अगर होता तो आप गॉस लॉ अप्लाई करते, क्योंकि गॉस लॉ में आपका क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds होता है। लेकिन यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस नहीं है, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds। ये फॉर्मूले हमने शायद सेकंड या थर्ड वीडियोज में देखे थे। तो इसमें जब आप d की वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू है एक्स वाई AX YZ AY और ZX AZ। तो D की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। अब DS, अब DS आपका क्या हो गया, सरफेस। DS आपका रिप्रेजेंट करता है सरफेस को, तो सरफेस को आपको यहाँ पर लिखना है। अब सरफेस आप कैसे लिखेंगे, मान के चलिए ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये x हो गया और ये आपका y हो गया और ये आपका z अपकमिंग डायरेक्शन में हो गया, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में z हो गया। अब क्या बोला है, y इक्वल्स टू 2 प्लेन है, तो y की वैल्यू मान के चलिए 2 यहाँ पर फिक्स हो गई, ये वैल्यू आपकी 2 है y पर। तो ये प्लेन आपका जो पैरेलल हो जाएगा, ये किस प्लेन के पैरेलल है, आपका एक्स जेड प्लेन के। आप 3D में एज्यूम कर सकते हैं, y की वैल्यू फिक्स कर दी तो ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो जब y इक्वल्स टू 2 प्लेन है और यहाँ पर हमें सरफेस कैलकुलेट करना है, तो सरफेस के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसकी एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका dz इंटू डी एक्स एरिया हो जाएगा। और ए वाई की डायरेक्शन में, ये नॉर्मल डायरेक्शन है इसकी, तो ए वाई की डायरेक्शन नॉर्मल हो जाएगी। सरफेस एज अ वेक्टर जहां पर हमने देखा था वहां पर ये सारी चीजें देखी थी। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। अब सरफेस को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स और जेड की हमें लिमिट गिवन है 0 to 4 और 0 to 2। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ डायरेक्शन आपको क्या है, ए वाई गिवन है,
तो हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि ए वाई इंटू ए वाई होता है आपका 1 और ए एक्स इंटू ए वाई होता है आपका 0, ए जेड इंटू ए वाई आपका 0 होता है। तो केवल इस वाले में आपका इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए वाई हो जाएगा आपका 1, तो बचेगा आपका कितना वाई जेड एंड डी एक्स डी जेड। तो अब इसको आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और x और z की लिमिट आपको गिवन है। तो y की वैल्यू हमें सीधे सीधे गिवन है, y इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू हमने 2 पुट की तो 2 आपका बाहर हो गया और z का आपने इंटीग्रेशन किया तो z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और z की लिमिट कितनी है 0 to 2, तो 0 to 2 इसकी लिमिट हो गई और इंटू डी एक्स है आपका, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x और x की लिमिट है कितनी 0 to 4, तो x की लिमिट हमने 0 to 4 पुट कर दी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो साई की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी 16। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है कैलकुलेट नेट फ्लक्स लीविंग द सरफेस रो इज इक्वल्स टू 4 और फाई की लिमिट आपको गिवन है 0 to पाई और z की लिमिट आपको -5 to 5 ड्यू टू द फील्ड d इज इक्वल्स टू, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मतलब d की वैल्यू गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है नेट फ्लक्स लीविंग द सरफेस रो इक्वल्स टू 4। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, रो गिवन है, फाई गिवन है और z, मतलब कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो, फाई और z यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है d और आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स लीविंग द सरफेस रो इज इक्वल्स टू 4, मतलब इस सरफेस से आपका कितना फ्लक्स लीव कर रहा है। तो इसमें आपको वही फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, साई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट डी एस। तो d की वैल्यू आपको ये गिवन है यहाँ पर। अब ds क्या है आपका सरफेस एज अ वेक्टर, तो ds की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और आप यहाँ पर याद रखिए कि d की वैल्यू आपको केवल a रो के फॉर्म में गिवन है, तो जो सरफेस होगा उसकी वैल्यू भी आप केवल रो के फॉर्म में ही यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे कि सरफेस को आप क्या लिख सकते हैं H2H3 dV इन द डायरेक्शन ऑफ AU प्लस H3H1 dW du इन द डायरेक्शन ऑफ AV प्लस 2331 और H1H2 du dV इन द डायरेक्शन ऑफ AW। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला सरफेस के लिए। अब आपको ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए यू की जगह पे आपका ए रो, ठीक है। ए रो इंटू डी की वैल्यू में आपको ए रो गिवन है, तो केवल ए रो इंटू ए रो जब होगा वो हो जाएगा आपका 1 और बाकी यहाँ पर ए भी है, मतलब ये हो जाएगा आपका ए फाई सिलेंड्रिकल में और ये हो जाएगा आपका ए जेड। तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी जब ए रो में मल्टीप्लाई होगा, तो हम केवल इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो H2 और H3 जो पैरामीटर होते हैं सिलेंड्रिकल में वो कितने हो जाएंगे, H2 की जगह पर आ जाएगा आपका रो इंटू 1 और dV dW की जगह हो जाएगा आपका कितना d5 और dW की जगह पर dz इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं रो d5 इंटू dz इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो, तो यही हमने यहाँ पर पुट किया है। तो ds की जगह पर हो जाएगा आपका रो d5 dz इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो और d की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो ए रो इंटू ए रो हो जाएगा आपका 1। अब वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, यहाँ पर रो की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4, तो ये रो की जगह पर 4, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा आपका 20 और रो की जगह पर जब 4 रखेंगे आप तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आपकी बचेगी 20 बाहर आ जाएगा और d5 dz 5 की वैल्यू आपको 0 टू पाई और z की लिमिट -5 टू +5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ d5 हो जाएगा आपका कितना 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dz हो जाएगा आपको कितना z। तो 5 की जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगी केवल 5 माइनस 0 यानी पाई और z की लिमिट जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 5 10, तो 20 इंटू पाई इंटू 10 यानी 200 पाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि सरफेस को या लाइन को या वॉल्यूम को किस तरीके से
रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की वहाँ पर बात हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। तो अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।